तो आज की क्लास में रेक्टल पॉलिप की कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इमेज आप ध्यान से देखिए, एक ग्रोथ है। इसकी ख़ास पहचान ये है कि ये पेडिकुलेटेड ग्रोथ होने के साथ साथ इसकी सरफेस जो होगी इरेगुलर होगी, इरेगुलर सरफेस है और पेडिकुलेटेड ग्रोथ है। ये भी इमेज है रेक्टल पॉलिप की आफ्टर एक्सीजन। जो इमेज इसकी हो सकती है रेक्टल पॉलिप की, ये इमेज आफ्टर एक्सीजन रेक्टल पॉलिप की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टल पॉलिप किस तरह की कंडीशन। तो रेक्टल पॉलिप बेसिकली एक बेनाइन ट्यूमर है। तो रेक्टल पॉलिप प्री मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है। प्री मैलिग्नेंट यानी बेनाइन लेजन है, इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो पहली बात, अगर हम रेक्टल पॉलिप को डिफाइन करना चाहें तो रेक्टल पॉलिप बेनाइन ट्यूमर है। और बेनाइन ट्यूमर ये कहाँ डेवलप होता है? ये बेनाइन ट्यूमर डेवलप होता है रेक्टम के अंदर, ठीक है। और इसको यूजुअली हम एक टर्म से इसको डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिप। तो रेक्टल पॉलिप इज बेसिकली बेनाइन ट्यूमर विच अराइजेज इन द वॉल ऑफ द रेक्टम। तो रेक्टल पॉलिप बेनाइन ग्रोथ है ये, और ये अराइज होता है लाइनिंग ऑफ द रेक्टम से। ये प्री मैलिग्नेंट लेजन है, प्री मैलिग्नेंट लेजन है, यानी अगर रेक्टल पॉलिप लॉन्ग स्टैंडिंग केस है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये परसिस्ट करेगा, तो इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी रेक्टल पॉलिप के बाद कैंसर डेवलप हो सकता है, रेक्टल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी लेजन्स की अगर हम बात करें, यहाँ भी इमेज जो आप देख रहे हैं इससे रिसेंबल कर सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये आउटवर्ड एक ग्रोथ है जो एक नैरो स्टॉक की मदद से बेस ऑफ द रेक्टम या वॉल ऑफ द रेक्टम या म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम के साथ अटैच होगा। तो इसमें दो तरह के लेजन बन सकते हैं, एक सेसाइल लेजन भी बन सकता है रेक्टल पॉलिप का, और एक पेडिकुलेटेड लेजन भी बन सकता है। तो आगे इसके फर्दर टाइप है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो रेक्टल पॉलिप की कंडीशन, इसकी अगर इंसिडेंस की बात करें तो एक्सट्रीम ऑफ द एज के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। तो एक्सट्रीम ऑफ द एज जब हम कहते हैं इसका मतलब है ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है या एल्डरली पीपल के अंदर ज़्यादा कॉमन होगा। तो बच्चों की अगर बात करें तो 1 to 3 ईयर्स जो एज ग्रुप है इसके अंदर ज़्यादा कॉमन है। 1 to 3 ईयर एज ग्रुप ये ज़्यादा कॉमन है रेक्टल पॉलिप के लिए, यानी ये इस एज ग्रुप के अंदर रेक्टल पॉलिप डेवलप हो सकता है। एल्डरली की अगर हम बात करें तो 40+ लोगों के अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा देखी जाती है, इंसिडेंस ज़्यादा होता है ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर। रेक्टल पॉलिप ज़्यादा डेवलप होता है जिनकी एज 40+ है या 40 से ज़्यादा है। अगर सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो वुमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन। तो यहाँ जो हमने चीज़ें डिस्कस करी है इंसिडेंस के बारे में, एक तो ये एक्सट्रीम ऑफ द एज के अंदर ज़्यादा कॉमन है। एक्सट्रीम ऑफ द एज में दोनों ही चीज़ें काउंट होती है, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेट जो लाइफ होती है, यानी एल्डरली पीपल्स की जो एज होती है वो एक्सट्रीम ऑफ द एज के अंदर काउंट होगा। यानी बच्चों के अंदर कॉमन है इसकी इंसिडेंस और एल्डरली के अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अगर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की, यानी क्लिनिकल फीचर्स की। तो यहाँ जो पेशेंट को मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो कंप्लेन होती है ब्लीडिंग पर रेक्टम की, ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेन होती है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में। फ्रेश ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग इंटरमिटेंटली होगी, कभी ब्लीडिंग होती है और कभी नहीं होती। एक रूल है कि अगर पेशेंट चाइल्डहुड एज का है यानी बच्चा है, अगर वो रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तो आप अनलेस अनटिल कोई अदर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक आप ये मान के चलें कि जो ब्लीडिंग का कॉज है रेक्टल पॉलिप की वजह से। तो ये रूल है कि अगर बच्चा है और आपकी ओपीडी के अंदर आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग पर रेक्टम की है, तो जब तक कोई अदर कॉज एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आप ये मान के चलिए जो ब्लीडिंग हो रही है रेक्टल पॉलिप की वजह से हो रही है। यानी इससे आप इन्फ्रेंस ये निकाल सकते हैं कि रेक्टल पॉलिप की इंसिडेंस बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और ब्लीडिंग पर रेक्टम की जो कॉज, ब्लीडिंग पर रेक्टम के पीछे जो कॉज हो सकता है वो कॉज है रेक्टल पॉलिप। यानी बच्चों के अंदर ब्लीडिंग पर रेक्टम के कॉज में सबसे कॉमन कॉज क्या है? सबसे कॉमन कॉज है रेक्टल पॉलिप। इसके अलावा अगर अदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस की हम बात करें तो यहाँ चेंज ऑफ बॉयल हैबिट्स हो सकता है, ये एसोसिएटेड हो सकता है चेंज इन द बॉयल हैबिट्स। इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, यानी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन दिख सकती है। अगर हम बात करें कि अगर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा या मैलिग्नेंट चेंजेस क्या हो सकते हैं रेक्टल पॉलिप की कंडीशन में, तो ये चेंजेस होंगे, यहाँ म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, यानी पॉलिप के साथ साथ म्यूकस डिस्चार्ज होगा, टेनिस्मस परसिस्ट कर सकता है पेशेंट के अंदर और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। तो ये अगर फाइंडिंग है तो ये सजेस्ट करेगा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर।
इन रेक्टल पॉलिप पहले से है, पर उसमें ये प्रेजेंटेशन अगर डेवलप हो रहा है, ये कंडीशन डेवलप हो रही है, म्यूकस डिस्चार्ज होने लग रहा है, या टेनिस्मस की कंडीशन डेवलप हो रही है, या इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो बेनाइन लेजन था प्रीवियसली वो अब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो मैलिग्नेंट हो गया। इसमें कई बार मास पर रेक्टम की कंप्लेन होती है, ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन मास बाहर आएगा, ये भी कंप्लेन हो सकता है बच्चों के अंदर, ये ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है। ठीक है, तो जैसे बच्चा स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठता है या डेफिकेशन के लिए जाता है, वहाँ मास प्रोट्रूड करता है पर रेक्टली। ठीक है, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रेक्टल पोलिप की कंडीशन है, साथ साथ में रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है, वहाँ भी मास पर रेक्टम की कंप्लेन होती है, हेमोरॉयड की भी कंडीशन है, वहाँ भी मास पर रेक्टम की कंप्लेन होती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप पर रेक्टल एग्जामिनेशंस के थ्रू, पर रेक्टल एग्जामिनेशन के साथ साथ पाल्पेशन की मेथड से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अगर ऐसे बच्चे को आप एग्जामिन कर रहे हैं या ऐसे पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं जो जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि केस किसका है, रेक्टल पॉलिप का है, तो आप जो जैसे प्रोग्रेशन है, हम जैसे एग्जामिनेशन करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें इंस्पेक्शन भी करते हैं, पाल्पेशन भी करेंगे और प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो इंस्पेक्शन में हम क्या देखेंगे, तो इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, जिसके बिहाफ पे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि रेक्टल पॉलिप है या नहीं। तो अगर एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ मास प्रोलैप्स करेगा, मास की जो फाइंडिंग है वो अब सजेस्ट कर सकती है कि रेक्टल पॉलिप है या अदर कंडीशन है। जैसे हमने डिस्कस किया था, पेडेंकुलेटेड मास होगा जो बेस के साथ अटैच होगा, साथ साथ में वो इरेगुलर सरफेस होगा, इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स भी दिख सकता है। तो इस तरह की कोई ग्रोथ है जो पेडेंकुलेटेड ग्रोथ है, जिसकी सरफेस क्या है, इरेगुलर है, तो इस तरह का लेजन होगा बेसिकली रेक्टल पॉलिप। ठीक है, कई बार अगर आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं और जो मास है वो प्रोट्रूड नहीं कर रहा है, प्रोट्रूड नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन में या तो बच्चे को स्वेटिंग पोजीशन में बिठाइए। दूसरा मेथड ये है कि आप वल्सल्वा कराएं, वल्सल्वा कराने के बाद इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे, और इंटरनल विसराज में अगर एनल कनाल के अंदर कोई ग्रोथ है तो वो भी प्रोट्रूड करेगा, आउटसाइड प्रोट्रूड करेगा, तो आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो एक चैलेंज डेवलप होता है खासतौर से बच्चों के अंदर जहाँ पे मास और खासतौर से रेक्टल पॉलिप है वो प्रोट्रूड नहीं कर रहा है, तो एग्जामिनेशन आपका डिफिकल्ट हो सकता है। तो एग्जामिनेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए आप ऐसे बच्चों को स्वेटिंग पोजीशन में बिठाइए, स्ट्रेन करने के लिए बोलिए। अगर उसके बाद भी मास प्रोट्रूड नहीं करता तो आप वल्सल्वा कराएं, वल्सल्वा कराने के बाद इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा इंटरनल विसराज पे, और इंटरनल विसराज में एनल कनाल भी है, अगर उसके अंदर कोई ग्रोथ होगा तो वो उस प्रेशर के वजह से वो प्रोट्रूड करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस अगर डिफिकल्ट है, खास तौर से जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स है, उससे अगर आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स है या रेक्टल पॉलिप है, तो यहाँ डायग्नोसिस डिफिकल्ट हो सकती है। पर अगर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग को ध्यान में रख के या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने इससे पहले पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस किया था उसको अगर यूटिलाइज करोगे तो उसके बिहाफ पे, और जो पॉलिप की अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे उन फीचर्स के बिहाफ पे, ऐसे केसेस को एग्जामिन करेंगे, तो आपका जो पर्पस होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का वो इजी हो जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे पॉलिप की कंडीशन में इरेगुलर मास होगा, पेडेंकुलेटेड मास होगा, जबकि पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में लोकलाइज्ड डिसेंट होगा। लोकलाइज्ड डिसेंट में अगर पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स है तो वहाँ 2 लेयर स्ट्रक्चर होगा, अगर कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है तो होल सर्कमफ्रेंशियल डिसेंट होगा। तो यहाँ पॉलिप की कंडीशन में ये चीज़ें नहीं दिखी जाएगी। पॉलिप के अंदर एक मास प्रोट्रूड करेगा जो पेडेंकुलेटेड होगा, एक नैरो स्टॉक की मदद से लाइनिंग ऑफ द रेक्टम के साथ अटैच होगा, इसकी जो सरफेस होगी इरेगुलर होगी, जबकि पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में सरफेस जो होगी रेगुलर होगी। इसके अलावा सल्कस जो हमने डिस्कस किया था वो भी आप फील कर सकते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में जो लेंथ होगी 3.75 सेंटीमीटर, पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स है तो 3.75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। अगर ये कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स है तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, मोर देन 3.75 सेंटीमीटर, जिसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रेक्टल पॉलिप है या रेक्टल प्रोलैप्स है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होता है जिसके बिहाफ पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं वो है प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन। प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया है, उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोक्टोस्कोपी की मदद से मास को विजुलाइज कर सकते हैं। मास को विजुलाइज करने के साथ उसकी अपीयरेंस आप देख सकते हो, किस बेस से अटैच है, कहाँ अटैच है, किस पोजीशन पे है, वो इजीली आप प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ द रेक्टल पॉलिप। तो रेक्टल पॉलिप को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है विलस टाइप, या इसको विलस एडिनोमा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ फ्लैट लेजन बनता है। विलस टाइप के अंदर किस तरह का लेजन बनेगा? फ्लैट लेजन बनेगा। जबकि ट्यूबुलर वैरायटी के अंदर ट्यूबुलर एडिनोमा जिसको बोलते हैं, या पेडिकल्स के साथ होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में जो लेजन होता है पेडिकुलेटेड लेजन होगा। इसी वजह से शुरू में मैंने बोला था कि पोलिप की कंडीशन में दो तरह का लेजन बनता है। एक फ्लैट लेजन बनेगा जो बेसिकली किस तरह का होगा? विलस एडिनोमा हो। जो ट्यूबुलर टाइप होगा, जो पेडिकल्स के साथ होगा, पेडिकुलेटेड मास होगा जिसके अंदर, वो ट्यूबुलर वैरायटी ऑफ या ट्यूबुलर एडिनोमा होगा। एडिनोमा जब हम कहते हैं इसका मतलब है ग्लैंडुलर टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ भी हम एडिनोमा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर इनलार्जमेंट है, बेनाइन लेजन है जो ग्लैंडुलर टिश्यू के इनलार्जमेंट की वजह से डेवलप हुआ। तो विलस एडिनोमा यहाँ भी ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होगा, ट्यूबुलर एडिनोमा यहाँ भी ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट होगा। फर्क इतना है कि ये सेसाइल होगा यानी फ्लैट लेजन होगा, और ये पेडिकुलेटेड लेजन। अगर हम ट्यूबुलर एडिनोमा के बारे में बात करें तो ये कॉमन टाइप है, और यहाँ भी कंप्लेन ब्लीडिंग पर रेक्टम की होगी, डायरिया की कंप्लेन हो सकती है, या हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखी जा सकती है। सिंगल और मल्टीपल दोनों हो सकता है, या डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे। ये प्री मैलिग्नेंट लेजन है, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी ग्रेटर होगा। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, अगर सपोज करिए ट्यूबुलर वैरायटी ऑफ रेक्टल पॉलिप की हम बात करें, साइज जैसे वेरी करेगा, साइज जैसे इंक्रीज करेगा, मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसी वजह ज़रूरी है कि अगर अर्ली स्टेज के अंदर ये केस डायग्नोज हो जाता है, उसी टाइम पे उस पेडिकल को या उस पॉलिप को एक्साइज कर लीजिए। तो एक्सीजन ही हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर अर्ली एक्सीजन होगा तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम इस कंडीशंस को बचा सकते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि अर्ली स्टेज के अंदर अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो अर्ली स्टेज के अंदर रिमूवल जो होगा वो प्रिवेंट करेगा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हम कैसे इस कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं, या कैसे इस पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं? पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी के थ्रू, यानी कोलोनोस्कोप हम करेंगे, उसके साथ साथ हम एक प्रोसीजर करते हैं सर्जिकली इस कंडीशंस को रिमूव करेंगे, यानी पॉलिप को रिमूव करेंगे, तो इसको बोलेंगे पॉलीपेक्टोमी। तो अगर कोलोनोस्कोपी की मदद से हम कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी हम करेंगे। इसके अलावा विलस एडिनोमा होगा, ठीक है। विलस एडिनोमा अगर ख़ासतौर से ये इसके अंदर भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल्स है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वहाँ रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ता जाता है। तो एडिनोमा अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो वहाँ रिस्क जो होगा मैलिग्नेंसी का 1% होगा। यानी एडिनोमा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेक्टल पॉलिप की कंडीशन जहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसका साइज क्या 1 सेंटीमीटर तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी क्या होगा? 1% होगा। अगर एडिनोमा का साइज मोर देन या अप्रोक्स 1 to 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन 10 टाइम होगा। आप ये डिफरेंस देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर साइज इंक्रीज हुआ तो मैलिग्नेंट रिस्क जो होगा, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी जो बढ़ गया 10 टाइम ज़्यादा हो गया। ऐसे ही अगर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस 30% ज़्यादा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस हो जाए तो उसी टाइम पे इसको सर्जिकली रिमूव कर दें। क्यों कर दें? कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ेगी, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमारा ऑपरेशन डिफिकल्ट होगा और पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर एडिनोमेटस पॉलिप की अगर हम बात करें तो ये न्यूप्लास्टिक पॉलिप है और एल्डरली पीपल्स के अंदर ज़्यादा होगा। ये भी पेडिकुलेटेड होता है। पेडिकुलेटेड पॉलिप ये कोलोनोस्कोपी की मदद से स्नेयर्स होते हैं। स्नेयर्स बेसिकली डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम सर्जिकली उसको इलेक्ट्रोकॉटरी की मदद से उसको एक्सरसाइज कर देते हैं। तो ये स्नेयर्स की मदद से हम कोलोनोस्कोपी करेंगे, उसके साथ साथ स्नेयर्स की मदद से उस पेडिकुलेटेड मास को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। यहाँ एक और डेटा है, अगर 5 mm से ज़्यादा का डायमीटर है किसी एडिनोमेटस पॉलिप का तो इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसके अंदर फ्लैट
एडिनोमा अगर होगा तो यहाँ भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल्स है। यानी ये चाहे फ्लैट लेजन बने या एडिनोमा, जो खासतौर से ट्यूबुलर टाइप ऑफ द एडिनोमा है, वहाँ भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है। ट्रीटमेंट यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ भी हम पॉलीपेक्टोमी करेंगे, कोलोनोस्कोपी की मदद से हम करेंगे, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हमारा होता है। स्पेसिमेन को हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजेंगे, वो इस वजह से भेजेंगे ताकि हम श्योर हो जाएं कि जो हमने सैंपल एक्सरसाइज किया है उसके अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से चीज़ें क्लियर हो सकती है, यानी नेचर क्या है उस लेजन का या उस ट्यूमर का, क्या लेजन है, इन्वेसिव ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन लेजन है। तो ये पता लगाने के लिए हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए भेजते हैं।